Hello dear students, today we are going to start with a new series of videos and I have named this series of videos as competition window. So if you are preparing for JEE or NEET exams, then definitely this series is going to be very helpful for you, because in this series I am taking the most wanted problems, the most typical topics in which almost all of the students are having their doubts. Okay, so in this series the very first question and the very first topic I am taking is block over block problems. So this topic is related to Newton's laws of motion, and you all know that in JEE main exam, JEE advanced, as well as in NEET exams, definitely there are questions based on Newton's laws of motion. So you can understand the importance of this topic, and in this topic, block or block problems, this topic can be considered as the as one of the difficult topics, I can say. Okay, so I am starting with the very first problem of this topic, which is block over block problem. Okay, so in this question there are two blocks given, 5 kg and 3 kg, and we are applying the force on this 5 kg block, which is itself kept on a frictionless surface since mu is equal to 0. Okay, so we have to find out the value of maximum force that can be applied on this 5 kg block so that these two blocks moves together. ओके, सो बेसिकली इस तरह की प्रॉब्लम में हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हमें इन दोनों सरफेस के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स निकालना होता है, ताकि हम ये देख सकें कि इस फोर्स की किस वैल्यू के लिए ये दोनों साथ चल पाएंगे. ओके, सो नॉर्मली इसमें किस किस तरह की वेराइटीज़ हो सकती हैं. ये जो सरफेस हमने ली है जिसपे कि 5 kg ब्लॉक रखा हुआ है, ये स्मूथ हो, अगर ये फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ सरफेस है, तो डेफिनेटली इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो 0 होगा. नॉर्मली ऐसी प्रॉब्लम्स मिलती हैं, लेकिन ऐसी भी प्रॉब्लम आ सकती है जिसमें कि ये जो 5 kg ब्लॉक जिस सरफेस पे रखा हुआ है वो भी फ्रिक्शन वाली सरफेस हो, मतलब वो स्मूथ सरफेस ना हो. ओके, बट इन दिस एग्जाम्पल I am starting with that this surface is actually frictionless. Okay, so अगर ये surface frictionless है तो थोड़ा सा भी अगर मैं force इस पे apply करूँगा तो definitely these blocks are going to move. Question ये है कि ये दोनों साथ चलेंगे या फिर इनके बीच में भी कोई relative motion होगा. तो अगर मैं इस force की value को कम रखता हूँ तो definitely ये दोनों साथ चलेंगे. क्यों? क्योंकि इनके बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा होगा. तो अगर वो फ्रिक्शनल फोर्स की जो वैल्यू है वो इस ब्लॉक पर लगने वाले शूडो फोर्स से ज़्यादा है तो डेफिनेटली ये दोनों साथ चलेंगे. लेकिन जैसे जैसे मैं इस फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज करूँगा, डेफिनेटली इस 3 kg ब्लॉक पर लगने वाला जो शूडो फोर्स है, जो कि एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी. और डेफिनेटली एक वैल्यू इस फोर्स की ऐसी आएगी जब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो जिसकी मैक्सिमम वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे पहले, तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये एक्चुअल में छोटा हो जाएगा और जो पीछे की तरफ लगने वाला जो शूडो फोर्स है वो कहीं न कहीं बढ़ जाएगा. तो उस केस में ये जो ब्लॉक है ये पीछे छूटने लगेगा और ये आगे जाने लगेगा. तो हमें एक्चुअली इस फोर्स की, एक्सटर्नल फोर्स की वही मैक्सिमम वैल्यू इस क्वेश्चन में निकालनी है जबकि ये दोनों साथ साथ चलते रहें, और थोड़ा सा भी अगर उससे ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया जाए तो ये ब्लॉक इस ब्लॉक से पीछे की तरफ छूटने लग जाए. ओके, सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. लेट्स स्टार्ट इट्स सॉल्यूशन. ओके, सो सबसे पहले हमें मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी चाहिए. सो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, यू ऑल नो दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू टाइम्स एन, एंड एन इन दिस केस is mg, and the weight of this
will be 30 Newton, we can say. So mu is 0.4 for this surface, 0.4 multiplied by m, that is 3, multiplied by g, that is 10. So this is comes out to be 12 Newton. So मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो कि इन दोनों सरफेस के बीच में अप्लाई हो सकता है वो है 12 न्यूटन। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा 12 न्यूटन काम करे, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि इस पर सूडो फोर्स कितना काम कर रहा है, बिकॉज दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग। ये आपने पढ़ा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ओके, लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अगर इस पर 3 kg ब्लॉक पर जो सूडो फोर्स लगेगा एक्सेलरेशन की वजह से, वो अगर 12 न्यूटन से ज़्यादा हुआ तो डेफिनेटली ये पीछे की तरफ छूटेगा। लेकिन अगर 12 न्यूटन से कम है या फिर उसके इक्वल है तो ये दोनों साथ साथ चलेंगे। ओके, सो इसका मतलब सूडो फोर्स और ये सारी चीज़ें जो एक्चुअल में फाइंड आउट करी जाएंगी वो एक्चुअल में इस पूरे सिस्टम के एक्सेलरेशन से की जाएंगी। तो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकाल लिया जाए कि एक्सेलरेशन कितना होगा। तो एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाए, तो टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। सो टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास इज 5 + 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा F/8 मीटर/सेकंड²। दिस इज द एक्सेलरेशन। सपोज ये दोनों साथ चल रहे हैं, फिलहाल हम ये मान के चल लेते हैं। ओके, तो ये एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का भी होगा और ये एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का भी होगा। दोनों के दोनों इस एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहे होंगे अगर ये साथ चल रहे हैं तो। ओके, तो इस पर सूडो फोर्स कितना लग रहा होगा, तो सूडो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और सूडो फोर्स काम किधर करता है, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इधर है, सूडो फोर्स किधर काम करेगा, इधर की तरफ। तो सूडो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस 3 kg ब्लॉक, उसको हम निकाल लेते हैं, और ये होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। मास ऑफ द अपर ब्लॉक इज 3 kg एंड एक्सेलरेशन विल बी डेफिनेटली F/8 if these two blocks are moving together. So मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ this is 3F/8 Newton. Okay, now if this pseudo force is less than or equal to this 12 Newton, which is the maximum value of frictional force, then definitely these two blocks will be moving together. अगर ये pseudo force की वैल्यू हम कह सकते हैं कम है या इसके इक्वल है, तो उस केस में डेफिनेटली ये दोनों साथ चलेंगे। तो क्या कंडीशन है साथ चलने की, ये जो फोर्स है सूडो फोर्स वो छोटा होना चाहिए या फिर मैक्सिमम इक्वल हो सकता है किसके, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स के, दैट इज 12 न्यूटन के। ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। 3F/8 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 12। नाउ 3 से 12 कैंसिल, 4 आ गया, मीन्स F शुड बी लेस देन और इक्वल टू 32 न्यूटन। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी फोर्स की जो हम अप्लाई कर सकते हैं लोअर ब्लॉक पे ताकि ये दोनों साथ चलें, आंसर इज 32 न्यूटन, बिकॉज दिस फोर्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू मीन्स दिस फोर्स, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फोर्स may be 32 Newton. So this is the answer of this problem. That okay. So dear student, ये तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछा जाए। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि अगर ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू सपोज जो अप्लाई की वो है 48 न्यूटन्स। ओके, सो डेफिनेटली दिस फोर्स इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जब तक ये दोनों साथ चल रहे थे। तो अगर हमने 48 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है लोअर ब्लॉक पे तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू को एक्सीड कर गया। इसका मतलब नाउ दीज ब्लॉक्स आर नॉट गोइंग टू मूव टुगेदर। तो ये कुछ अलग एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा और ये कुछ अलग एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा। तो क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस अपर ब्लॉक और व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस लोअर ब्लॉक। ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इनफैक्ट आए हुए हैं। तो हमें क्या करना है, सपोज ये जो ब्लॉक है ये A1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है और ये जो ब्लॉक है ये A2 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करना है। वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन A1 एंड A2 एंड डेफिनेटली आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। सबसे पहले हमें कैलकुलेट क्या करना होता है, चाहे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया हो चाहे नहीं पूछा गया हो,
कि वो मैक्सिमम वैल्यू फोर्स की कितनी है जिस पर ये दोनों साथ चलेंगे, क्योंकि वहीं से ये प्रॉब्लम शुरू होती है। क्योंकि अगर ये दोनों साथ चल रहे होंगे तो डेफिनेटली A1 और A2 एक ही रहेगी, सेम ही रहेंगे, इसलिए हमें A1 A2 लिखने की ज़रूरत वहाँ नहीं पड़ेगी, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको पहले बताया। ओके, सो आई होप आप लोग तैयार होंगे इस प्रॉब्लम के लिए। हमें क्या करना है, 48 न्यूटन फोर्स मैंने लोअर ब्लॉक पे अप्लाई किया, विच इज एक्सेडिंग द लिमिट ऑफ मैक्सिमम फोर्स up to which these two blocks can be moved together, but this force is actually 48 Newton, means the acceleration of these two blocks is going to be different. So this is A1 acceleration, this is A2 acceleration. Now what will be the value of A1? Okay, so A1 हम निकाल लेंगे, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। A1 को हम निकाल सकते हैं इस ब्लॉक पर। इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम एक बार बना लेते हैं, बड़ी आसानी से फ्री क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस ब्लॉक को 3 kg का जो ब्लॉक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, इस पर कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं। तो एक तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर की तरफ काम कर रहा है, और क्योंकि ये मैक्सिमम लिमिट को एक्सीड कर रहा है तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो काम कर रहा होगा वो 12 न्यूटन यहाँ पे हम लेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स तो इस पर लग नहीं सकता। तो फ्रिक्शनल फोर्स है 12 न्यूटन। ओके, और हम कह सकते हैं कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो है A1, इसकी वजह से सूडो फोर्स इधर की तरफ काम कर रहा होगा। तो आप चाहें तो सूडो फोर्स को FP लिख सकते हैं, जो कि होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज 3 इंटू A1 के इक्वल। तो बताइए A1 कितना आ जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं 3A1 इज इक्वल टू 12। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A1? A1 इज इक्वल टू 12 अपॉन 3। सो A1 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो ब्लॉक है 3 kg ब्लॉक, दिस इज मूविंग विद एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ लेट अस चेक द एक्सेलरेशन ऑफ दिस लोअर ब्लॉक विच इज ऑफ 5 kg। सो एक्सेलरेशन जब हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सो अगर मैं 5 kg के लिए FBD बनाऊं, सो 5 kg पे कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली एक्सटर्नल फोर्स 48 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स इन दिस डायरेक्शन। बिकॉज ये बात समझने की है बेटा कि अगर मैं इस ब्लॉक के लिए देखूं तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर की तरफ काम करेगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ये ब्लॉक फोर्स इस पे लग रहा है, तो ये ब्लॉक इधर की तरफ जा रहा है, और फ्रिक्शनल फोर्स इस पर अगर मैं बात करूं तो इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन है वो किधर होगी। तो जब ये ब्लॉक इधर की तरफ जाएगा तो ये ब्लॉक पीछे की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। मतलब इनके बीच में जो रिलेटिव मोशन है उसको देखो आप, तो ये ब्लॉक इसको अपने साथ ले जाना चाह रहा है। या आप इसको इस तरीके से समझे कि ये जो 3 kg का ब्लॉक है और ये जो 5 kg का ब्लॉक है, तो 5 kg का ब्लॉक इधर की तरफ जा रहा है, 3 kg का ब्लॉक उधर की तरफ जा रहा है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। मतलब ये 5 kg का ब्लॉक चाहेगा कि 3 kg का ब्लॉक इसके साथ चले, मतलब ये इस पर किधर फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ। तो इस ब्लॉक के लिए तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम इस ब्लॉक को देखेंगे 5 kg को, तो एक्चुअल में 5 kg पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इस 3 kg ब्लॉक की वजह से, तो ये 3 kg का ब्लॉक क्या चाहेगा कि ये इधर ना जाए, तो ये इसके साथ चले पीछे की तरफ। इसका मतलब इस 5 kg के लिए जब मैं कंसिडर करूंगा फ्रिक्शनल फोर्स को, तो वो पीछे की तरफ कंसिडर करेंगे। इस वजह से फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर, और डेफिनेटली फ्रिक्शनल फोर्स होगा कितना, तो ये जो 12 न्यूटन है यही फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा, क्योंकि सरफेस तो एक ही है, चाहे मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ चाहे यहाँ पे कंसिडर करूँ। तो 12 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स 5 kg के ब्लॉक पर पीछे की तरफ लगेगा, क्योंकि इस ब्लॉक के लिए मोशन इधर की तरफ हो रही है। तो ये जो ब्लॉक है इसको किधर ले जाना चाहेगा, पीछे की तरफ, क्योंकि रिलेटिव मोशन की अगर मैं बात करूं तो इस ब्लॉक के लिए आगे की तरफ है। ओके, तो बताइए नेट फोर्स और एक्सेलरेशन A2 जो हमें निकालना ही है। तो हम कह सकते हैं बेटा 48 न्यूटन माइनस 12 न्यूटन इज इक्वल टू मास, दैट इज 5 इंटू एक्सेलरेशन A2। सो सिंपली दिस इज कमिंग आउट टू बी 36 5 A2। सो A2 इज इक्वल टू 36 अपॉन 5, जिसको कि आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आ जाएगा 7.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो A1 की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और A2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी
7.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये प्रॉब्लम अगर इसमें 48 न्यूटन फोर्स लगाया गया था उस समय हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन दोनों का अलग अलग होगा। 3 kg का ब्लॉक जो है वो इधर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा होगा थोड़े कम एक्सेलरेशन से, जबकि 5 kg का जो ब्लॉक है जिसपे कि 48 न्यूटन फोर्स लग रहा है वो एक्चुअल में 7.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा होगा। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा and definitely this question is going to be very helpful for you. Okay, so now dear students, we are making some change in the previous problem and we are taking that this surface is also having some friction. तो जो frictional coefficient है between 5 kg block and this surface is suppose 0.2. Question is same. Find the maximum value of force F so that both the blocks move together. The only change I have done is in the previous problem mu was 0. This surface on which 5 kg and 3 kg blocks were put was actually frictionless, but here this surface is also offering some friction. Okay, so this coefficient of friction for this surface is 0.2. So now let's check how this answer is going to be affected. So we have to find out the maximum value of this force so that both the blocks are moving together. So what we are going to calculate, first we are going to calculate the acceleration assuming that both the blocks are moving together. ये हमें मानना है पहले कि सपोज ये दोनों ब्लॉक साथ चल रहे हैं, क्योंकि यही कंडीशन हमें यहाँ पे उसी कंडीशन में फोर्स की वैल्यू पूछी गई है कि मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है। सो एक्सेलरेशन हो जाएगा नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। सो नेट फोर्स हियर इन दिस केस इज F माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इस सरफेस के बीच में कितना लग रहा होगा, F इज इक्वल टू मैक्सिमम जो लग सकता है वो है म्यू एम जी। म्यू की वैल्यू है 0.2, m की वैल्यू है 5 और g की वैल्यू है 10 ले लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो इस पर अप्लाई हो सकता है वो है 10 न्यूटन। तो अगर ये फोर्स 10 न्यूटन से ज़्यादा है तो डेफिनेटली जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी वैल्यू 10 न्यूटन से तो ज़्यादा हो नहीं सकती, तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन तक पहुंच जाएगा। हालांकि अगर ये जो एक्सटर्नल फोर्स है अगर ये 10 न्यूटन से भी कम होगा तो इसका मतलब ये दोनों ब्लॉक चलेंगे ही नहीं। मान लो 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया तो इसका मतलब ये सिस्टम चलेगा ही नहीं, और अगर चलेगा ही नहीं तो एक्सेलरेशन 0 रहेगा, वेलोसिटी भी 0 रहेगी यहाँ इस केस में। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, तो जितना भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे आपको पता ही है फ्रिक्शनल फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। लेकिन हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि कितना मैक्सिमम फोर्स अप्लाई किया जाए ताकि ये दोनों ब्लॉक साथ में चलें। तो इसका मतलब कम से कम 10 न्यूटन तो अप्लाई करेंगे तभी ये दोनों साथ चल सकते हैं, मूव हो सकते हैं। ओके, सो नेट फोर्स होगा एक्सटर्नल फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज 10 न्यूटन divided by total mass 5 kg plus 3 kg that is 8 Newton, 8 kg. So this is acceleration of both the blocks. Now the pseudo force acting on this 3 kg block will be Fp is equal to mass into acceleration, or acceleration will remain same if both the blocks are moving together. So this will be the value of acceleration. Mass of this block is 3 kg, so 3 into F minus 10 divided by 8 will be the pseudo force acting on this 3 kg block. अब क्या कंडीशन है कि ये दोनों ब्लॉक साथ चलें, तो जो pseudo force है वो एक्चुअल में इसको पीछे की तरफ ले जाना चाहेगा, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये इसको इनके बीच के रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है, मतलब 5 kg के साथ चलने के लिए इसको फोर्स करेगा। तो अगर ये फोर्स इस फोर्स से बड़ा है, स्यूडो फोर्स से बड़ा है, तो डेफिनेटली ये दोनों साथ चलेंगे। तो कंडीशन क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स या स्यूडो फोर्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम और लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टू ब्लॉक्स। सो स्यूडो फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया है 3F माइनस 10 डिवाइडेड बाई 8, और ये
छोटा हो सकता है या इक्वल हो सकता है किसके, 12 न्यूटन के। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 3f minus 10 is equal to 12 multiplied by 8, 96. 96 divided by 3, f minus 10 is equal to 96 divided by 3. This is coming out to be 32 Newton, and f is equal to 32 plus 10, that is 42 Newton. So maximum force which can be applied on this lower block so that both the blocks may move together is 42 Newton. But in the previous question this value was coming how much? This was I think 32 Newton, I think. So that was 32 Newton, but here in this case this is coming out to be 42 Newton. Okay, so this is the change in this question. We have to definitely apply this much of force, or we can apply 42 Newton so that both the blocks move together. Now if we are applying the force more than 42 Newton, means suppose I am applying 52 Newton here suppose. So definitely what is going to be happen, both the blocks, because this value is exceeding this 42 Newton limit, क्योंकि अगर आपने 42 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स यहाँ पे लगा दिया तो डेफिनेटली अब ये दोनों ब्लॉक साथ नहीं चलेंगे। तो मान लो मैंने अप्लाई कर दिया है 52 न्यूटन, तो अब देखिए क्या होगा। ये मान लीजिए A1 एक्सेलरेशन से चल रहा है और ये A2 एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो आपसे पूछा जाएगा कि A1 और A2 की वैल्यू क्या है, दोनों का एक्सेलरेशन क्या है। तो देखो इसको निकालने के लिए सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम का यूज़ हम करेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में भी किया था। पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं 3 kg का। बताइए 3 kg पर कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स 12 न्यूटन काम कर रहा है इधर की तरफ, और एक्सेलरेशन इसका A1 है इधर की तरफ, तो सूडो फोर्स इधर की तरफ काम कर रहा होगा। और केवल यही एक फोर्स है 3 kg ब्लॉक पे जो कि काम कर रहा है, इसके अलावा और कोई फोर्स इस पे काम कर नहीं रहा। तो डेफिनेटली मैं इसको लिख सकता हूँ 12 न्यूटन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 3A1, और A1 इज कमिंग आउट टू बी 12/3 विच इज़ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो जो प्रीवियस प्रॉब्लम थी जिसमें कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमने 0 लिया था, वहाँ पे भी एक्सेलरेशन यही आ रहा था। इसका मतलब इस सरफेस पे कितना फ्रिक्शन है इस बात पे इसका एक्सेलरेशन डिपेंड नहीं करता। हालांकि मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू डेफिनेटली इस पे डिपेंड कर रही थी, लेकिन ये पहले केस में भी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, इसमें भी। चेक करते हैं A2 पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं। A2 के लिए मैं 5 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो 5 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। 5 kg के ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं। एक तो एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है 52 न्यूटन, इसके अलावा फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है नीचे वाली सरफेस के बीच में, नीचे वाली सरफेस और 5 kg ब्लॉक के बीच में, और वो फ्रिक्शनल फोर्स है 10 न्यूटन। इसके अलावा इन दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो 3 kg के लिए तो इधर की तरफ काम करेगा, 5 kg के लिए जैसे कि मैंने प्रीवियस प्रॉब्लम में बताया था इधर की तरफ काम करता है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो अगर मैं 5 kg के लिए देखूंगा तो फ्रिक्शनल फोर्स 3 kg और 5 kg के बीच में जो सरफेस है वो इधर की तरफ काम करेगा, और कितना होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स 12 न्यूटन, इससे ज़्यादा फोर्स लग नहीं सकता। तो अब हम अगर A2 इसका एक्सेलरेशन माने तो इसके लिए इक्वेशन लिखी जा सकती है, नेट फोर्स 52 माइनस 10 प्लस 12 22 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन A2। So 52 minus 22 coming out to be 30, 5 A2, and A2 we can write down as 30/5, that is 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप कंपेयर कर सकते हो प्रीवियस प्रॉब्लम से, वहाँ A2 की वैल्यू आ रही थी 7.2 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि ये थोड़ी कम हो गई है यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ऑब्वियस है किस वजह से ऐसा हुआ है, तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है या ये जो सरफेस है, पहले हमने फ्रिक्शनलेस सरफेस ली थी, जबकि ये सरफेस अभी फ्रिक्शन वाली सरफेस है, मतलब ये भी कुछ फ्रिक्शन ऑफर कर रही है। सो इस तरीके से ब्लॉक और ब्लॉक की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व किया जा सकता है, हम सॉल्व कर सकते हैं। और कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमें इन प्रॉब्लम्स को एक्चुअली टेक ओवर करना है। ये मैंने 2 ब्लॉक की प्रॉब्लम्स आपको समझाई है, कुछ और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे 3 ब्लॉक हों तो सिस्टम या आप कह सकते हो कि जो अप्रोच रहेगी सॉल्व करने की वो यही रहेगी, लेकिन वहाँ पे अगर 3 ब्लॉक आ जाएंगे, किसी और वीडियो में मैं आपको 3 ब्लॉक्स को लेके भी प्रॉब्लम्स को बताऊंगा। लेकिन नॉर्मली जो क्वेश्चंस में एग्जाम्स में पूछी गई हैं वो 2 ब्लॉक की ही प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, और उसमें भी ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये लगभग 0 गिवन होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ये 0 हो, प्रॉब्लम्स में ये भी वैल्यू गिवन हो सकती है। ओके, सो आई थिंक आपको डेफिनेटली ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। डेफिनेटली मैं और भी आपको इस तरह के जो मोस्ट वांटेड टॉपिक्स हैं, जो मोस्ट टिपिकल टॉपिक्स हैं, जिनकी नॉर्मली बच्चों को जिनमें डाउट होता है, वो मैं आपको समय समय पे प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।